अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निदा अहमद। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। वर्मी कंपोस्ट बनाने की तकनीक और इसकी उपयोगिता, अधिक लाभ उत्पादन हेतु लाख कीट का शत्रु कीटों से बचाव, ज्यादातर किसान भाई अधिक पैदावार लेने की चाह में फसलों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल अधिक मात्रा में करते हैं और जिससे उन्हें फसल से उत्पादन तो मिल जाता है, लेकिन इसका विपरीत असर मानव स्वास्थ्य के साथ साथ मृदा की उर्वरता पर भी पड़ रहा है। ऐसे में किसान भाई वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करके फसल से अच्छी पैदावार लेने के साथ साथ मिट्टी की उर्वरता को भी सुरक्षित बनाए रख सकते हैं। तो कैसे तैयार करें वर्मी कंपोस्ट और इसकी उपयोगिता क्या है, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि अनुसंधान संस्थान पटना के वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश। खाद है जिसमें केंचुआ के द्वारा सड़ा गला करके तैयार की जाती है, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसको आप कहीं भी तैयार कर सकते हैं, इसको हम कंटेनर में तैयार कर सकते हैं या किसी बड़े बॉक्स में भी तैयार कर सकते हैं। खेत में केंचुए अक्सर देखे जाते हैं। किसान जानते हैं कि ये भूमिगत केंचुए खेत में पड़ी हुई खाद और फसल अवशेषों को खाकर छोटी छोटी गोली जैसी खाद बनाते हैं। केंचुए अंधेरा और नमी पसंद करते हैं, अतः खाद बनाने के लिए छायादार स्थान का चयन करें। ये खाद बनाने वाले केंचुए कृषि विश्वविद्यालयों या कृषि विज्ञान केंद्रों में ये 100 से 150 रुपए किलो मिलते हैं। अतः थोड़ी मात्रा में केंचुए लाकर सबसे पहले इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। और आइए अब चर्चा करते हैं केंचुआ खाद बनाने की विधि, जो कि इस प्रकार है। अगर आपके पास सबसे अच्छी उपाय है कि छायादार जगह में आप इसे बनाएं। 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा आप खोद लीजिए। इसको बनाने के लिए इसके सबसे निचली सतह में नीचे की तरफ 2 से 3 इंच तक कंकड़ या ईंट परत बिछा दीजिए। फिर इसके ऊपर 2 से 3 इंच तक आप बालू बिछा दीजिए और इसके ऊपर 6 इंच तक किसान बंधु दोमट मिट्टी को बिछा करके और उसको नम कर लीजिए। थोड़ा नमी उसमें डालते रहिए, नमी हो जाए। इसके बाद इसके ऊपर किसान बंधु 50 से 75 दोनों तरह के केंचुआ आप उसमें डाल दीजिए, जिसमें एंजाइक और एनिसिक हो। इसके ऊपर 2 से 3 इंच मोटी गोबर की परत उसमें डाल दीजिए। इसके बाद किसान बंधु को जो भी सड़ा हुआ, जो भी आपका खरपतवार है या इस तरह का जो वेस्ट मटेरियल है, ये उसके ऊपर तह के ऊपर आप उसमें डालते रहिए। और हमेशा इसमें किसान बंधु को पानी जो है डालते रहना चाहिए। और ये प्रतिदिन 1 सप्ताह के बाद फिर ऊपर जो भी आपके पास कचरा हो, इस तरह का जो भी मटेरियल हो, वेस्ट मटेरियल हो, जो बायोडिग्रेडेबल हो, उसको उसमें आप डालते रहिए। आप उसको पलटते रहिएगा। नमी बनाए रखने के लिए हर परत पर पानी छिड़के। अब इनको बोरी के टाट से अच्छी तरह से ढककर 30% तक नमी बनाए रखने के लिए पानी छिड़के। 45 से 60 दिन के अंदर ही गोबर,
एवं गोबर मिश्रित घास फूस पत्तियां, वनस्पतिक अवशेष एवं कचरा आदि वर्मी कंपोस्ट में बदल जाते हैं। केंचुए कार्बनिक पदार्थों को खाना जारी रखते हैं तथा कास्टिंग भी ढेर के ऊपर छोड़ते जाते हैं। ढेर का रंग काला होना और केंचुए का ऊपरी सतह पर आना वर्मी कंपोस्ट तैयार होने का सूचक है। इस तरह से लगभग 2 माह में वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाता है। वर्मी कंपोस्ट से केंचुए अलग करने के लिए 3-4 फुट ऊंचा वर्मी कंपोस्ट का ढेर बनाएं तथा उस पर पानी छिड़कना बंद कर दें। जो ढेर शुष्क होता जाएगा, केंचुए नमी की तरफ नीचे अंधेरे में चले जाएंगे और ऊपर वर्मी कंपोस्ट रह जाएगा। इसे ऊपर से इकट्ठा कर लें। नीचे सतह पर वर्मी कंपोस्ट के साथ केंचुए रह जाएंगे, जिन्हें पुनः वर्मी कंपोस्ट बनाने के काम में ले सकते हैं। इस तरह से किसान बंधु करेंगे तो 40 से 45 दिन के बाद ये आपका खाद तैयार होगा। उसके खाद तैयार होने के 2 दिन पहले आप उसमें पानी देना बंद कर दें। उसके बाद जो खाद तैयार है उसे अच्छी तरह से निकाल करके आप छाये में उसको ढेर बना लें, छाये में ले जाकर रखें। फिर वहाँ छाये में ले जाकर इसे आप जाली के द्वारा इसे फिल्टर कर ले, छान ले और इसके बाद इसको आप मार्केट में भेज सकते हैं। इस तरह से किसान बंधु जैविक खाद तैयार कर सकते हैं। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे है महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जो किसान कुसुम के पौधों पर लाख उत्पादन कर रहे हैं, इनमें इस समय लाख कीट को हानि पहुंचाने वाले कुछ शत्रु कीटों का प्रकोप देखा जा रहा है। यदि इन शत्रु कीटों का नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को कुसुमी लाख का कम उत्पादन मिलेगा। तो लाख कीट को हानि पहुंचाने वाले इन शत्रु कीटों का नियंत्रण किस तरह से करना है, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं जिला राज्य के लाख विशेषज्ञ दिलीप कुमार। जहाँ जहाँ पर पहाड़ है, जंगल है, घने जंगल हैं, उसके आसपास रहने वाले गाँव में जो बसते हैं वो अपने कुसुम के पेड़ पर खास करके इस समय जेठवी फसल का कीट संचारण किए हैं और वो कीट संचारण वो फरवरी माह में किए हैं। और फरवरी माह में करने के बाद अब उनका जो है समय आ गया है कि अपने लाख के पेड़ पर जो कुसुम के पेड़ हैं उन पर से फसल जो लगाए हैं, जो बीज लाख बांधे हैं, उस बिहन को वहां से उतार लें, क्योंकि वो लाख अब फूंकी हो गया है और वहां से वो उतार करके छील करके बाजार में बेच दें। पारंपरिक विधि से लाख खेती करने पर उत्पादन की अनिश्चितता बनी रहती है तथा उत्पादित बीज की लाख गुणवत्ता पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। प्रजनन क्रिया समाप्त होने के पश्चात लाख मोटी होने लगती है तथा कभी कभी बादल और हल्की बारिश के कारण पेड़ों पर लगी लाख की फसल भी प्रभावित होती है एवं अनुकूल मौसम के कारण शत्रु कीटों की जनसंख्या भी बढ़ती है। अभी हमारे जो लाख जो फसल पर लगे, लाख के पेड़ पर जो फसल लगी हुई है उसमें खास करके कुसुम में क्राइसोपा का अटैक ज्यादा होता है। और हम देखते हैं कि आने वाला समय में गर्मी का समय है तो हमारा फसल जो है, लाख की जो फसल है, ये सूरज से भी या धूप से भी बहुत ज़्यादा नुकसान इसको होता है, तो उससे भी बचाव करना है। सफ़ेद तितली का अंडा और उसका लार्वा दिखाई देता है, काला तितली का अंडा और लार्वा दिखाई देता है, हरा तितली का अंडा और लार्वा दिखाई देता है।
जो आंख से देखने योग्य है वो हरा तितली का जो अंडा है वो दिखता है और उसका लार्वा भी बाहर घूमते हुए दिखाई देता है, जिसको क्राइसोपा बोलते हैं। किसान को चाहिए कि हम लोग इस तरह से, जैसे हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं पेड़ में, कि एक बांस का लकड़ी को लेकर के, बांस के लकड़ी को लेकर के उसको फट्टी से बांध दिया गया है और उसमें 2 छेदा कर दिया गया है। छिद्र में हम लोग 2 जो है सफेद ग्लास लगा दिए हैं। उस ग्लास में जो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में देख रहे हैं कि बाहर से वहाँ पर धूप जा रहा है और प्रकाश जा रहा है। उस प्रकाश के तरफ से आकर्षित होकर हमारे फसल में जो शत्रु कीट भीतर में है, जो भीतर में अपना घर बनाए हुए हैं, वो आकर्षित होकर के वयस्क के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे कि ये तितली दिख रहा है, ये सफ़ेद रंग का तितली है, भीतर भीतर खुरच के खाते रहता है और नुकसान करता है। इन्हीं सब कीड़ा से बचाने के लिए, शत्रु कीट से बचाने के लिए एक दवा का छिड़काव जरूर करना चाहिए और वो दवा है हमारा ये बम्बार्ड। बम्बार्ड दवा 30 मिलीलीटर दवा, साथ में बेवेस्टीन है या कवक है, ये 1 लीटर में 1 ग्राम, तो 15 लीटर का अगर हम बाल्टी है तो उसमें 15 ग्राम बेवेस्टीन और 30 मिलीलीटर बम्बार्ड दवा को बढ़िया से घोल मिला करके और उसको हम जहाँ पर हमारा लाख का फसल है उस पर हम छिड़काव करते हैं। ऐसी टहनियां जिस पर लाख कीट नहीं बैठे हों और विशेष रूप से ऊपरी भाग की, इन्हें सिकेटियर या दावली से सावधानी पूर्वक काट दें, जिससे नई पत्तियां समय से पहले आ जाएंगी और धूप सीधे लाख कीट पर नहीं पड़ेगी। जिन टहनियों पर पूरी लाख मर गई हो उसे सिकेटियर से काटकर तुरंत हटा दें, जिससे यदि परजीवी कीटों का आक्रमण हो तो उसे फैलने से रोका जा सके। इस प्रकार किसान भाइयों, आप इन प्रबंधनों को अपनाते हैं तो निश्चित ही अच्छा उत्पादन मिलेगा। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अंदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। दिन प्रतिदिन खेती योग्य भूमि का रकबा कम होता जा रहा है और ऐसे में किसानों को कम भूमि से अधिक आय कमाने के लिए कुछ अलग करने की जरूरत है। तो किसान भाइयों, आपके लिए मशरूम का उत्पादन कम लागत में अधिक आमदनी देने वाला व्यवसाय है और इस समय ऑयस्टर मशरूम उत्पादन के लिए उचित भी है। अगर आप भी इस लाभ को देखते हुए ऑयस्टर मशरूम की खेती करना चाहते हैं तो किस प्रकार से करें ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन, इस विषय पर तकनीकी जानकारी दे रहे हैं एक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जीपी सिंह। ऑयस्टर मशरूम को किसान भाई वर्ष पर इसका उत्पादन ले सकते हैं, इसलिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसकी जो प्रजाति है वो शीतोष्ण और उपोष्ण जो प्रजाति है, इसलिए ये वर्ष भर प्रोडक्शन देती रहती है। विश्व भर के अंदर जो ऑयस्टर मशरूम है या ढिंगरी मशरूम जिसको बोलते हैं, इसका बटन के बाद में तीसरा स्थान आता है। और ऑयस्टर मशरूम के उगाने के लिए इसके अनुकूल परिस्थितियों में कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि ये विभिन्न कृषि अवशेषों पर उगाया जा सकता है इसको। इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, उस पर उगाया जा सकता है इसको। इसमें जो बीमारियां और फफूंद जो लगते हैं उसके नुकसान की संभावना बहुत कम होती है और इसकी वृद्धि बहुत तेज़ होती है। उत्पादन विधि बहुत आसान है, इसलिए किसान भाई इसको आसानी से उगा सकते हैं। इसकी साथ ही साथ इसकी जो उत्पादन लागत है वो बहुत कम है और ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें ज़्यादा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होने से ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भाई इसको आराम से आसानी से उगा सकते हैं और इसको जो बेरोजगार क्षेत्र हैं वहाँ पे एक रोजगार का साधन बन सकती है। इसके अलावा किसान भाई इसको सुखा करके भी मार्केटिंग कर सकते हैं। गरीब लोग जो अधिकतर कुपोषण के शिकार हैं, जो और भारतवर्ष में वैसे कुपोषण को बहुत हाईलाइट किया जा रहा है, तो इस मशरूम को उगा करके और वर्ष पर्यंत इसका किसान भाई खुद कंजप्शन करके और अपनी जो खुद की ज़रूरत है, पोषण की खुद की ज़रूरत है, उसको भी पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार से मशरूम उगा करके किसान भाई फ़ायदा उठा सकते हैं।
आजकल किसानों का रुझान जैविक खेती की तरफ बढ़ रहा है, और बड़े भी क्यों नहीं, क्योंकि जैविक उत्पाद का अच्छा बाजार मूल्य मिल जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आज आपके लिए जानकारी लाए हैं जैविक तकनीक से ऑयस्टर मशरूम के बारे में। तो किस प्रकार से ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन करें, आइए जानते हैं। आज का जो एरा है किसान भाइयों, उसके अंदर जैविक खेती का, ऑर्गेनिक फार्मिंग का बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है, और जो हमारे यहाँ के किसान हैं वो अधिकतर जैविक मशरूम उत्पादन के ऊपर जोर दे रहे हैं, और उसका जो है बाज़ार में जो पैसा है वो अच्छा मिलता है। इसके साथ साथ इसकी जो मांग है, जो इसकी विदेशों में भी मांग बहुत अच्छी है, तो किसान वहाँ पे भी इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैविक मशरूम उत्पादन के लिए किसान भाई कुछ नहीं करना है, इसका बहुत आसान तरीका है। जो अपने गेहूं का भूसा होता है उसको गर्म पानी के अंदर उसको अच्छी तरह से गर्म कर लेते हैं लगभग आधे घंटे के लिए, और फिर उसको निकाल करके और उसको ठंडा करते हैं और उसको छान लेते हैं जार की सहायता से। उसके बाद किसान भाई 4 किलो जो भूसा है, 4 किलो भूसे को लेकर के उसमें 100 ग्राम जो ऑयस्टर मशरूम है उसका बीज मिला देते हैं, और मिला करके उसको पॉलीथीन शीट के अंदर पैक कर लेते हैं। पॉलीथीन में पैक करने के बाद इसके चारों तरफ छेद कर दिए जाते हैं, जिससे कि जो एरेशन है वो बना रहे। थैलियां भरने के बाद में इनको किस प्रकार से रखा जाए ताकि ऑयस्टर मशरूम का अधिक उत्पादन लिया जा सके? किसान भाई इसको रखने का जो तरीका है वो अलग अलग तरीका अपना सकते हैं। जैसे कोई किसान भाई इसको ज़मीन के ऊपर सीधा रखते हैं, कई किसान भाई इसको ट्रेंच के अंदर रख देते हैं, कई इनको थैलियों को रस्सी की सहायता से बांध करके लटका देते हैं, और वो जगह और स्थान की उपलब्धता के आधार पर किसान भाई अपना सकते हैं। लगभग 15 दिन के बाद में इसको पैकिंग करने के लगभग 15 दिन के बाद में उसके अंदर फुटान, जो मशरूम का जो फंगस का फुटान है वो होने लग जाता है। उसके बाद किसान भाई इन जो सीड्स हैं, पॉलीथीन सीड्स हैं, इनको निकाल लेते हैं, और बाकी जो जमा हुआ जो भूसा है उसको छोड़ देते हैं फंगस की ग्रोथ के लिए। और लगभग 25 दिन के बाद में इसके ऊपर ऑयस्टर मशरूम का जो है उत्पादन शुरू हो जाता है, जिसको किसान भाई तोड़ सकते हैं और बाज़ार के अंदर बेच सकते हैं। इसके अलावा इसको सुखा करके इसका पाउडर फॉर्म में भी इसको किसान भाई सेल कर सकते हैं। जो पाउडर फॉर्म और इसकी जो सूखी हुई अवस्था की जो कीमत है वो गीली अवस्था से कुछ ज़्यादा है, और इस जैविक तरीके से इसमें कोई तरह का सप्लीमेंट नहीं डाला जाता है, जिससे किसान भाई जो बाहर जो विदेशों में और मार्केट में जो इसकी डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। इससे किसान अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं और अधिक से अधिक फ़ायदा ले सकते हैं। जो किसान भाई ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन करना चाहते हैं उनके लिए ये जरूरी हो जाता है कि इसमें लगने वाली लागत एवं आय के बारे में जानते हैं। एक अनुमान के आधार पर किसान भाई जैसे अगर 100 बैग इसके ऑयस्टर मशरूम के ग्रो करते हैं तो उनको लगभग जो है ये जो जैविक तरीका है इससे उनके 100 बैग के ऊपर 50 रुपये पर बैग के हिसाब से खर्च आता है उनका। और जो उत्पादन है वो उत्पादन अगर गीली अवस्था में अपन ऑयस्टर मशरूम को तोड़ते हैं तो लगभग 3 किलो पर बैग के हिसाब से उत्पादन ले सकते हैं गीली अवस्था में, और अगर सूखा करके इसका उत्पादन लें तो सूखने पर वो लगभग 1.5 किलो पर बैग के हिसाब से उत्पादन हो जाता है। और जो गीली अवस्था है उसका जो बाज़ार मूल्य है वो लगभग रुपये पर केजी के हिसाब से है, और जो सूखी अवस्था में किसान भाई बेचते हैं उसका लगभग 650 रुपये 600-650 रुपये उनको पर केजी के हिसाब से मिल जाता है। इस तरीके से अगर अपन किसान भाई देखें तो अगर 100 बैग किसान भाई इस ऑयस्टर मशरूम के करते हैं तो लगभग 21-22 दिन बाद में उनका प्रोडक्शन शुरू होता है, और लगभग 1.5 महीने 2 महीने के अंदर किसान भाई उस 100 बैग में लगभग 5,000 रुपये का उनका खर्च आता है, और 35 से 40,000 रुपये वो गीली अवस्था में अगर मशरूम बेचते हैं तो उनको अर्निंग हो जाती है, और अगर सूखा करके अपन बेचें तो उनको लगभग 50,000 रुपये के करीब उनकी अर्निंग हो जाती है। इस तरीके से किसान भाई जो इंडिया में जो कम जोत और छोटे किसान हैं जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है वो इस तरीके से ये मशरूम उत्पादन करके और अपना पोषण का जो स्तर है उसको बढ़ा सकते हैं, और अपने परिवार और बच्चों के जो पोषण और उसकी कमी है उसको सुधार सकते हैं। इसके अलावा जो अर्निंग है, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा जगह की उपलब्धता की ज़रूरत नहीं है, तो कम जगह के अंदर किसान भाई इस तरीके से ये मशरूम उत्पादन ले करके और अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।
अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है जिला पूर्वी चंपारण से भीम सिंह कुशवाहा ने। आपने बेबी कॉर्न की उन्नत किस्मों और उर्वरकों की मात्रा पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। इसमें जो भुट्टा होता है वो अनिषेचित अवस्था में ही हम तोड़ लेते हैं। उसका सबसे बड़ा मानक ये होता है कि जैसे ही सिल्क निकले उसके 2 से 3 दिन के अंदर हम उसकी तुड़ाई कर लेते हैं। जबकि जो साधारण मक्का होता है उसमें हम भुट्टे को जब पूरी तरह से पक जाता है तब तोड़ते हैं और वो दाने के रूप में प्रयोग करते हैं। ये जो शिशु मक्का होता है इसका जो बाजार भाव है करीब 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है साधारण मक्के की अपेक्षा। और जो मुख्य किस्में हैं वो HM4 है, HM4 जिसे कहते हैं, जो कि मक्का अनुसंधान निदेशालय नई दिल्ली से रिलीज्ड किस्म है। दूसरी विवेक, प्रकाश और BL 42 हैं, जिनका किसान भाई अपने खेत में शिशु मक्का उत्पादन हेतु प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें जो हम उर्वरक डालते हैं वो थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे कि नाइट्रोजन की मात्रा इसमें 180 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, जबकि फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा आम मक्के की तरह ही होती है। और जो पौध से पौध की दूरी है वो 20 सेंटीमीटर रखते हैं और जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो रखते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। शिमला मिर्च की सफल खेती, एक किसान की सफलता की कहानी। रबी अनाज के सुरक्षित भंडारण पर जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV बिहार, झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है anndatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010859599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।